नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। और यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज चल रही है और यह टेस्ट सीरीज संख्या 5 है मित्रों। अगर इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। असिस्टेंट प्रोफेसर यूजीसी नेट हिस्ट्री टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइएगा और सभी वीडियो को देखिएगा। यह टेस्ट सीरीज संख्या 5 है। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। और ये हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, डिस्क्रिप्शन में भी हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। जो लोग यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज के लिए हमसे जुड़ना चाहते हैं वो लोग जुड़ सकते हैं। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है और यहाँ पर भी हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है 8318397276। ठीक है, जो लोग यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज के लिए मटेरियल के लिए जो लोग जुड़ना चाहते हैं वो लोग जुड़ सकते हैं। और इसका जो चार्ज है वह केवल 999 रुपया आप लोग का चार्ज है। जो लोग जुड़ना चाहें जुड़ सकते हैं। पीपीटी नोट्स, पीडीएफ नोट्स और टेस्ट सीरीज आप लोग को मिलेगा। यह टेस्ट सीरीज संख्या 5 आप लोग की स्क्रीन पर है। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, यहाँ आप लोग को सम्मिलित करना है तो सम्मिलित कर सकते हैं। इसमें जो विकल्प ए है वह आपका सही है, मतलब आपका जो गुप्त वंश है, गुप्त वंश जो है, जो गुप्त काल है वह किस कहाँ के स्थल से सम्मिलित करता है तो देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर है वह गुप्तकालीन है। ठीक है, इस तरह से आप लोग सम्मिलित कर सकते हैं। और फिर उसके बाद जो चंदेल जो है आपका चंदेल वंश था, उसमें जो महत्वपूर्ण जो जगह है चंदेल वंश की वह है खजुराहो। ठीक है, इस तरह से सम्मिलित कर सकते हैं। और फिर चालुक्य वंश का जो महत्वपूर्ण जगह है यह आपका बादामी, चालुक्य की राजधानी जो थी बादामी थी। ठीक है, और पहलव वंश का जो महत्वपूर्ण केंद्र था वह था पनमलय। तो विकल्प ए जो है आपका सम्मिलित है, इसे आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं। देखिए, गुप्त वंश में जो देवगढ़ में दशावतार मंदिर है जो आपका झांसी के देवगढ़ में है और यह गुप्त वंश से संबंधित है। चंदेल वंश की जो राजधानी थी वो खजुराहो थी। चालुक्य वंश की राजधानी बादामी थी। पल्लव वंश में जो महत्वपूर्ण स्थान था वो पनमलय था। ठीक है, प्रश्न संख्या 42 देखिएगा। हर सीरीज में आप लोग को 10 क्वेश्चन ही मिलेंगे जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाइएगा देखिएगा। प्रश्न संख्या 42 आप लोग की स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं में किया गया है? तो सिलखड़ी का उपयोग। सिलखड़ी को स्टेटाइट भी कहा जाता है। ठीक है, तो हड़प्पा की मुहरें जो थी आमतौर पर वर्गाकार थी हड़प्पा की मुहर, और यह सिलखड़ी की बनी हुई थी। मुहरों में सर्वाधिक संख्या में एक श्रृंगी पशु का अंकन है, मतलब मुहर में आमतौर पर एक श्रृंगी पशु का अंकन है, मतलब एक ऐसे पशु का अंकन है जिसका एक ही सिंह है। एक श्रृंगी पशु का अंकन ज्यादा है और ज्यादातर मुहरें जो है वर्गाकार है। और मुहर जो किसकी बनी है? सिलखड़ी की बनी है, जिसे स्टेटाइट भी कहा जाता है। मोहनजोदड़ो से कांस्य से निर्मित नर्तकी की मूर्ति मिली है। कांस्य से निर्मित नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से मिली हुई है। ठीक है, सिंधु प्रदेश में भारी संख्या में आग में पकी हुई मिट्टी की मूर्तियां मिली हैं, जिसे क्या बोला जाता है? टेराकोटा। ठीक है, तो मिट्टी की मूर्तियों को टेराकोटा कहा जाता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 43 आप लोग की स्क्रीन पर है। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी बातें सही है? उन्हें अश्वमेध यज्ञ की जानकारी थी, तो यह बातें तो सही है। कौन सी जानकारी सही है पूछ रहा है ना? तूने अश्वमेध यज्ञ की जानकारी तो बिल्कुल नहीं थी भाई। अश्वमेध यज्ञ तो आपका वैदिक काल में आया ना। गाय उनके लिए पवित्र थी, तो यह आपका यह भी विशेषता है। ये आपका गाय नहीं पवित्र था, उनके लिए सांड पवित्र था, सिंधुवासियों के लिए। ठीक है, तो यह गाय उनके लिए पवित्र किसके लिए थी? आर्य वैदिक काल के लिए। ठीक है, विकल्प बी भी आपका सही नहीं है। इन्होंने पशुपति का सम्मान करना प्रारंभ किया, तो ये बातें आपका बिल्कुल सही है। इन्होंने पशुपति का सम्मान करना प्रारंभ किया, ये बातें आपका सही है। विकल्प सी जो है आपका सही है। ठीक है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर, अब देखिए मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर मतलब पत्थर पर 3 मुख वाले देवता का अंकन मिला है। 3 मुख वाले जो देवता हैं यही पशुपति हैं। ठीक है, इन्हें आद्य शिव भी कहा जाता है, मतलब शिव का प्रारंभिक रूप भी कहा जाता है पशुपति को। और जो पशुपति देवता है, जो 3 मुख वाले देवता है पशुपति देवता। ठीक है, ऐसे मान लीजिए पशुपति देवता 3 मुख वाले देवता हैं। और उनके चारों कौन कौन से जीव हैं? हाथी, गैंडा, चीता और भैंसा। ठीक है, और गैंडा और भैंसा बाईं तरफ है और चीता और हाथी जो है दाहिने तरफ है। ये भी ध्यान रखिएगा। चारों जीव हैं,
हाथी गंडा चीता गुस्सा। प्रश्न संख्या 44 देखिएगा आप लोग की स्क्रीन पर, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न यह भी है आपका। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया गया है? तो हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया गया है? लाल, नीला, हरा, पांडु या नीला। पांडु मतलब पीला, ठीक है। तो किस रंग का उपयोग किया गया है हड़प्पा की मिट्टी के बर्तनों पर? तो लाल रंग का प्रयोग किया गया है। विकल्प ए जो है वह आपका सही है, लाल रंग का उपयोग किया गया है हड़प्पा की मिट्टी के बर्तनों पर। हड़प्पा का पूरा स्थल पाकिस्तान के शाहीवाल जिले में है। अब देखिए हड़प्पा का जो पूरा स्थल है, ठीक, हड़प्पा जो पूरा स्थल है, हड़प्पा कहाँ है? पाकिस्तान के मांडगोमरी जिला में, ठीक है। पुरानी पुस्तकों में मांडगोमरी जिला लिखा हुआ है, लेकिन अब आप थोड़ा अपडेट हो जाइए, अब मांडगोमरी जिला नहीं रहा, अब उसकी जगह शाहीवाल जिला है, ठीक है। तो हड़प्पा कहाँ है? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में शाहीवाल जिले में रावी नदी के तट पर, रावी नदी के बाएं तट पर हड़प्पा है, ठीक है। नदी से लगभग 3.3 किलोमीटर 3.6 किलोमीटर हटकर स्थित है। हड़प्पा के ध्वंसावशेषों के विषय में सन 1826 में, अगर हड़प्पा के बारे में सबसे पहली जानकारी कब मिली थी? तो 1826 में मिली थी और चार्ल्स मैसन ने यह जानकारी दी थी, ठीक है। 1826 में चार्ल्स मैसन ने इसकी जानकारी दी थी। हड़प्पा की सभ्यता, हड़प्पा नामी कोई सभ्यता है, इसके बारे में जानकारी 1826 में चार्ल्स मैसन ने दी थी। 1921-22 में हड़प्पा की खोज हुई थी, 1921-22 और 22-23, ठीक है, हड़प्पा की खोज हुई थी। दयाराम साहनी ने मार्शल के निर्देशन में उत्खनन कार्य करवाया था। उस समय भारतीय पुरातत्व विभाग के हेड कौन थे? जॉन मार्शल थे। तो हड़प्पा में जो मिट्टी के बर्तन मिले हैं वह लाल रंग के हैं, लाल रंग की मिट्टी के बर्तन हैं, लेकिन उसमें जो चित्रकारी की गई है वह काले रंग से की गई है। मतलब चित्रकारी जो किया गया है काले रंग से किया गया है, ठीक है। और मिट्टी के बर्तन किस रंग के हैं? लाल रंग के हैं। प्रश्न संख्या 45 आप लोग की स्क्रीन पर है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं, ठीक है, यह उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो नाम के जो नगर थे वह क्या है? अब विलुप्त हैं, ठीक है। मतलब पुराने जो नगर थे वह स्थान तो है ही, लेकिन अब जो नगर थे वह विलुप्त हो गए, ठीक है। ये उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। तो कथन और कारण दोनों सही है, ठीक है, लेकिन यह आपका व्याख्या नहीं सही कर रहा है। तो बी जो विकल्प बी है ये आपका सही है, आर ए दोनों सही है, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, बी। इसकी व्याख्या देख लीजिएगा। मोहनजोदड़ो कहाँ है? तो मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लारकाना जिले में मोहनजोदड़ो है। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? तो सिंधु नदी के किनारे है। किस तट पर है? सिंधु नदी के किस तट पर है? तो यह दाहिने तट पर है मोहनजोदड़ो, ठीक है। और हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में शाहीवाल जिले में रावी नदी के बाएं तट पर है। तो कभी कभी पूछ सकता है भाई, तो यह आप पूरी तरह से अच्छे तरीके से जरूर ध्यान रखिएगा। शाहीवाल जिला है, अगर मांडगोमरी जिला है तभी आप सही मानेंगे, लेकिन अब शाहीवाल जिला आमतौर पर पूछता है क्योंकि यह नवनिर्मित जिला है, ठीक है। रावी नदी के बाएं तट पर आपका हड़प्पा है। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता क्या है? दो प्रमुख नगर है। वैसे नगर तो बहुत सारा है, कालीबंगा है, लूथल है, धौलावीरा है, रोपड़ है, बनावली है, ठीक है, बहुत सारे नगर हैं, लेकिन ये आपके दो प्रमुख नगर हैं, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था? राखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज किया था, और दयाराम साहनी ने किसका खोज किया था? हड़प्पा की खोज किया था। वर्तमान में ये नगर क्या है? मृत प्राय है, मतलब विलुप्त स्थिति में है। प्रश्न संख्या 46 आप लोग के स्क्रीन पर है। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? वैदिक काल के जो लोग थे वो किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? जौ, गेहूं, चावल और तंबाकू। तो किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो जौ का तो ज्ञान था, गेहूं का भी था, चावल का भी था, ठीक है। किसका ज्ञान नहीं था? तो तंबाकू का ज्ञान नहीं था। अरे तंबाकू जो थी पुर्तगालियों की देन थी भाई, 14वीं सदी में तंबाकू आया था पुर्तगाल से, ठीक है। तो जौ को जो आर्य लोग थे क्या कहते थे? यव कहते थे, ठीक है। गेहूं को क्या कहते थे? गोधुम कहते थे, आगे बताऊंगा आप लोग को, ठीक है। चावल को क्या कहा जाता था? व्रीहि कहा जाता था। तो इनसे क्या थे? वैदिक काल के लोग परिचित थे, ठीक है। परवर्ती वैदिक साहित्य में अनाजों जैसे गोधुम, गेहूं, व्रीहि, चावल आदि की चर्चा की गई है, लेकिन तंबाकू का उल्लेख नहीं है। प्रश्न 47 देखिएगा। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो ऋग्वेद जो है ना वह सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद जो है 10 मंडलों में विभाजित है, और उसके 10वें मंडल में, ऋग्वेद के 10वें मंडल में शूद्र का उल्लेख मिलता है, विकल्प डी। ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त में चारों वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन मिलता है।
ठीक है। इसमें कहा गया है कि ब्राह्मण विराट पुरुष के मुख से, ब्राह्मण का जन्म कहाँ से हुआ है? ब्रह्मा के मुख से हुआ है। क्षत्रिय का जन्म भुजाओं से, वैश्य का जांघों से और शूद्र का जो जन्म हुआ है पैरों से हुआ है। ठीक है। नियोग प्रथा से उत्पन्न संतान, जो नियोग प्रथा से उत्पन्न संतान होती है उसे क्या कहते हैं? क्षेत्रज कहते हैं, क्षेत्रज। ठीक है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में बार बार आने वाले प्रश्न आप लोगों के लिए समाहित कर रहा हूं, जो यूजीसी नेट के लिए और असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इसी तरह का मैं 2000 एमसीक्यू आप लोग को दूंगा, फुल एक्सप्लेनेशन के साथ दूंगा। ठीक है। जो कन्याएं जीवन भर कुंवारी रहती हैं उन्हें क्या कहा गया है? उन्हें अमाजु कहा जाता था। ठीक है। प्रश्न 48 देखिएगा, ऋग्वेद के कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ऋग्वेद का कौन सा मंडल है जो पूर्णतः सोम देवता को समर्पित है? 7वां मंडल, 8वां मंडल, 9वां मंडल, कौन सा मंडल? तो पहली बात आप जान लीजिए कि ऋग्वेद में कितने मंडल है। ऋग्वेद जो है 10 मंडलों में विभाजित है। ठीक है, 10 मंडल है ऋग्वेद में, 1028 सूक्त हैं। आगे बताऊंगा आप लोगों को, ऐसा नहीं एक बीच में मैं बता दे रहा हूं, तो आगे बहुत सारा एक्सप्लेनेशन मिलेगा आप लोग को। ठीक है, तो ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो 7वां मंडल। विकल्प ए जो है 7वां मंडल, 7वां मंडल नहीं है, 9वां मंडल है, क्षमा करिएगा, 9वां मंडल विकल्प सी, जो पूर्णतः सोम को समर्पित है। 7वें मंडल में दशराज युद्ध का वर्णन है। देखिए 7वां मंडल, ऋग्वेद के 7वें मंडल में दशराज युद्ध का वर्णन है। ठीक है। और 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में शूद्रों का उल्लेख प्रथम बार किया गया है। चारों वर्णों का उल्लेख किसमें है? पुरुष सूक्त में है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है, मतलब ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है पूर्णतः सोम देवता को समर्पित है। प्रश्न 49 देखिएगा, इस प्रश्न 49, उपनिषद काल में राजा अश्वपति शासक थे। राजा अश्वपति जो शासक थे वो कहाँ के शासक थे? तो राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे? काशी के, कैकेय के, पांचाल के या विदेह के? तो राजा अश्वपति जो शासक थे वह कैकेय के शासक थे, कैकेय के शासक थे राजा अश्वपति। विकल्प बी जो है वो आपका सही है। कैकेय देश में अश्वपति राज नाम का राजा था। वह बड़ा सदाचारी, प्रजावत्सल और उच्च कोटि का ब्रह्मज्ञानी था। ठीक है, आत्मा का सफलतापूर्वक खोज किया था इसने। ठीक है, तो बहुत जो कैकेय, जो अश्वपति जो थे ना, वह अश्वपति नाम के जो राजा थे वह कैकेय देश के राजा थे और यह दार्शनिक विचार वाले थे। ठीक है, बार बार वह शास्त्रार्थ किया करते थे, शास्त्रार्थ करवाते थे, तो बड़े ही ब्रह्मज्ञानी प्रवृत्ति थे। ठीक है, स्वयं आत्मदर्शन किया और बड़े बड़े विदग्ध पंडितों को भी आत्मतत्व की शिक्षा दी। किसने? राजा। ठीक है। प्रश्न 50 देखिएगा, मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है। मनुस्मृति किससे संबंधित है? समाज व्यवस्था से, कानून से, राज्य कार्य पद्धति से या अर्थशास्त्र से? मनुस्मृति किससे संबंधित है? समाज व्यवस्था से, कानून से, राज्य कार्य पद्धति से या अर्थशास्त्र से? मनुस्मृति जो है वह समाज व्यवस्था से संबंधित है। विकल्प ए। मनुस्मृति किससे संबंधित है? समाज व्यवस्था से संबंधित है मनुस्मृति। विकल्प ए जो है आपका सही है। मनुस्मृति समाज व्यवस्था से संबंधित है। मनुस्मृति हिंदू धर्म का एक प्राचीन धर्मशास्त्र है। इसे मानव धर्मशास्त्र, मनुस्मृति आदि नामों से भी जाना जाता है। यह उपदेश के रूप में है जो मनु द्वारा ऋषियों को दिया गया था। इसके बाद के धर्म ग्रंथकारों ने मनुस्मृति को इस संदर्भ के रूप में स्वीकार करते हुए इसका अनुसरण किया है। ठीक है, ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, असिस्टेंट प्रोफेसर यूजीसी नेट हिस्ट्री टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाइएगा देखिएगा। और यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, नोट कर लीजिए, 8318397276 हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर। केवल 999 रुपए का कंप्लीट कोर्स है यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री टेस्ट सीरीज के लिए। सिर्फ टेस्ट सीरीज ही नहीं मिलेगी, ठीक है, इसमें 2000 एमसीक्यू टेस्ट सीरीज की पीडीएफ भी मिलेगी। साथ ही साथ आप लोग को नोट्स भी मिलेंगे, पीपीटी नोट्स मिलेगा, लेक्चर्स वीडियो मिलेगा। कंप्लीट कोर्स है आपका। ठीक है, 999 रुपए में बहुत कम फीस रखी गई है, बहुत ही कम। ठीक है, ठीक है मित्रों, धन्यवाद आप लोग को। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए टेलीग्राम बनाया गया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। टेस्ट सीरीज संख्या 5। धन्यवाद आप लोग।